Am I audible, Ibrahim bhai? Yes, you are audible. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, everyone. Assalamu alaikum and Jule. A warm welcome to our webinar on the Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Protsashan Yojana, organized by All Kargil Ladakh Student Association, Delhi. Myself, Muhammad Ali Kazmi, Executive Member of All Kargil Ladakh Student Association, Delhi. I am thrilled to be your moderator today. आज मेरे साथ जुड़ा हुआ है our two esteemed speaker मिस्टर निसर हुसैन बल्ती जो सीनियर जनरल एडवाइजर है एलएफसू का ऑल लद्दाख पीएमएसएस स्टूडेंट यूनियन का और मिस्टर हामिद अली कर्रारी जो सीनियर मेंटोर्स है पीएमएसएस और सीयूटी का। मैं सबसे पहले हमारे दो स्पीकर का बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने अपने कीमती वक्त निकाला और मैं अक्सर का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स की चैलेंजेस को, इश्यूज और प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ये वेबिनार रखा। हमारे आज की वेबिनार का मेन मोटिव, एम और मकसद है पीएमएसएस से रिलेटेड क्वेरीज को डील करना, लाइक पीएमएसएस का बेनिफिट्स हुआ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ, एप्लीकेशन प्रोसेस और भी बहुत कुछ। वेबिनार स्टार्ट करने से पहले कुछ गाइडलाइंस आपके सामने रखना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक और कैमरा को ऑफ रखिए बिकॉज ड्यूरिंग द वेबिनार कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। आप सभी पार्टिसिपेंट से और एक रिक्वेस्ट है कि वेबिनार के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। अगर किसी स्टूडेंट्स को डाउट आता है ड्यूरिंग द वेबिनार, प्लीज डोंट इंटरप्ट ड्यूरिंग द वेबिनार। आप लोगों को वेबिनार के लास्ट में टाइम दिया जाएगा। Without further ado, I would like to call our first esteemed speaker, Mr. Hamid Ali Karrari, to address a brief intro about PMSSS and impact of CUT on PMSSS and the linkages of PMSSS and CUT. Mr. Hamid Ali Karrari, please. Okay, Kazmi bhai. Just a second, Kazmi Sahab. I just tried to share the screen also. So. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله साथ ही साथ जुले। सबसे पहले मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ ऑल करगिल स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली का कि ऐसे वेबिनार्स आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया और हमारे न्यू कमर्स को और न्यू
मेंबर्स और न्यू फ्रेशर्स जो अभी 12 पास आउट के बाद आउटसाइड द जम्मू एंड कश्मीर एडमिशन लेने का जो सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारी एक बिल्ट अप ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में चलते हैं AICTE के ज़ेर तहत PMSSS के नाम से, उसके हवाले से आज का ये मीटअप ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ। मेरे साथ कानिसार बल्की साहब भी इस वेबिनार में शामिल हैं। तो इंशाल्लाह PMSSS के जितने भी डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं, हमारा भी यही मेन मोटिव रहेगा कि आज के इस छोटे से सेशन में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स और न्यू कमर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके जिस तरीके के सॉर्ट ऑफ इश्यूज़ के साथ वो लोग गुजर रहे हैं, उसके हवाले से इंशाल्लाह PMSSS के हवाले से, प्लस बिकॉज हमारे पास 2 स्पीकर है, तो मैं खुद एज ए COT मेंटर के तौर पर COT का भी थोड़ा गाइडलाइन शेयर करना चाहूँगा। उसके बाद PMSSS की फुल प्रोसीजर के साथ कानिसार बल्की साहब आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आप लोगों से जिस तरीके से हमारे काज़मी साहब ने रिक्वेस्ट करी, यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरीके की सॉर्ट ऑफ इश्यूज़ और क्वेश्चंस आप लोगों को राइज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू या हमारे टॉपिक के रिलेटेड, वो प्लीज़ आप लोग बीच में इंटरप्ट ना करें। आप रिटन या लिख के या मैसेज के तौर पर आप रख सकते हो। आफ्टर द मीटिंग हमने सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस के लिए भी टाइम ऑर्गेनाइज करी है, तो उस टाइम पे आप लोगों से जिस तरीके के भी क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, मैं एक बार आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि मेरा स्क्रीन शेयर है कि नहीं है और मेरा आवाज़ कैसे है। अली भाई कैसे? ठीक है सर, ठीक है, क्लियर दुपा। ओके, सो आई विल गो विद फर्स्टली CUET। स्क्रीन शेयर हो रहे हैं काज़मी भाई? ठीक है, स्क्रीन शेयर दुपा। बिल्कुल हो रहा है हामिद साहब, बढ़िया नाम हो। Okay, so firstly I will talk about CUET. मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस सेशन के बाद जिस तरीके के हमारे न्यू कॉमर्स सॉर्ट ऑफ इश्यूज़ के साथ गुजर रहे होंगे या खोज दी संभातान होतन की दीर अपना क्लास 12 सपाचसिस अब दीर अपना चिबतुक समसे, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा अब क्लास 12 के एग्ज़ाम देने के बाद अब आप लोग ये मत सोचना कि एक बड़े टीचर के सामने आप हो, मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ, तो एज ए फ्रेंड की तरह हम इंटरेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों के जिस तरीके के भी इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह, यही हम उम्मीद रखते हैं। तो सबसे पहला मेरा बात ये है कि जिस तरीके क्लास 12 के बाद 3 साल पहले अगर हम जाए तो हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको अलग सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था, और हम लोग बिकॉज बीइंग वी आर रिलेटेड टू मिडिल क्लास फैमिली, हमारा ये सोच कभी नहीं होता था कि बाहर के अच्छे से यूनिवर्सिटीज़ में हम भी पढ़े, ये हमारा ईगर होता था, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए हमें उस तरीके के टेंटेटिव सपोर्ट और गाइडेंस नहीं मिलता था जो आज के दौर में मिल रहे हैं। यही कारण है शायद कि 2-3 सालों में हमारे कारगिल बोले या लद्दाख के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत गाइडेंस के साथ ले ली, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तमाम अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरीके से ऊँचा मैं ना 12 करके अपना ग्रेजुएशन फिलहाल तेमो जर्नी तेमो कॉलेज की हासिल की तमन्ना ऊँचा जिना वो सब लोग फिलफिल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो उस हवाले से क्लास 12 जो एग्ज़ाम तंग मना मैंने खुद दे के आया, तो मुझे ये एक्सपीरियंस है। आप लोगों का यही मानना होता है कि खर्चे की एग्ज़ाम सही सोचें या खर्चे एग्ज़ाम ख़राब सोचें, तो मैं समझता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जब से ये CUET आए हैं 3 साल पहले, हम इसकी सेकंड बैच थे, थर्ड बैच पिछले साल था, और आप लोग जो इस साल दे रहे हैं वो फोर्थ बैच है CUET के अंदर। तो CUET एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यंगस्टर में नहीं आता एज अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करते हैं। अगर 12 स्टैंडर्ड में आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था तो पहले क्या होता था, उसी 12 क्लास के मार्क्स एज ए मेरिट बन के उसी की बेसिस पर आप लोगों को फर्दर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता था। लेकिन अब पूरी यूनिवर्सिटीज़ का सेपरेटली अलग अलग एंट्रेंस मतंग सब हुए का NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत CUET आ गया,
यानी ये पूरा जितने भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा जितने सामचे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिस्ट अनुजक शोधना का, तो उन सारे यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए मात्र सिमिलर और कॉमन टेस्ट दिया जाता है जिसको CUET कहते हैं। जिस तरीके से ngati नीट ना जी एग्ज़ाम कंडक्ट बाता हमारे NTA कंडक्ट करता है, इसी तरीके से CUET को भी NTA कंडक्ट करता है। अब ज्ञाना एग्ज़ाम पॉइंट जिसकी मेरिट की बेसिस पर दी एग्ज़ाम को प्राइमरी फाउंडेशनल एक बेस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अनुक दरे एडमिशन लेन में अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अनुक एडमिशन लेन में अगर CUET मतंग में तो आप अभी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यंता मार्क्स ज्यादा गुशाई हो दिया ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है सर। द बेसिक जो रीज़न है वो ये है कि सॉरी कि यंते CUET एग्जाम को तंग से चाहे आप लोगों को वहाँ मार्क्स कम हो या मार्क्स ज़्यादा हो, वो मैटर करेंगे बाद में जाके जब आप काउंसलिंग में एडमिशन लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तब आपको वो बात मैटर करेंगे। तो क्योंकि CUET का एग्ज़ाम शायद अभी आने वाला है, मैं नहीं चाहूँगा कि इतने स्टूडेंट्स का उतना टाइम वेस्ट हो। जल्दी इसके बारे में थोड़ा समराइज़ करते जाऊँगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में मैं उतना बताना नहीं चाहूँगा बिकॉज़ इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी एंड अप हो चुका है और अभी जो प्रोसीजर्स आने वाले हैं अपकमिंग डेज में, शायद कल NTA ने CT इंटीमेशन स्लिप के बारे में भी एक स्टेटमेंट जारी किया और आज शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को CT इंटीमेशन स्लिप भी अलॉट हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग 2 या 3 दिन के अंदर उनको एडमिट कार्ड भी रिलीज होने वाला है। तो समराइज करूंगा मैं अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, क्या-क्या प्रोसीजर आने वाले दिनों में होगा उसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद बिकॉज मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे 2 साल से मैं इसका गाइड कर रहा हूँ जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने ये एक्सपीरियंस खुद करी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सारे क्राइटेरिया उनका फुलफिल होता है, मार्क्स भी उनका अच्छा होता है, सब्जेक्ट्स भी उनका बहुत अच्छा होता है, या जिस स्कूल से वो पढ़ रहे या 12th पास आउट बसे से ना, वो भी बहुत अच्छा स्कूल होते हैं। क्राइटेरिया कहाँ पे रुक जाते हैं कि किस तरीके के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए CUET के अंदर, ठीक है। तो उसलिए इंडियन NTA के तहत जो CUET के बुलेटिन इंफॉर्मेशन उन्होंने लिस्ट जारी किया गया, उसके डिटेल में यही दिया गया है कि हर साल की तरह इस साल भी CUET का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 13 मीडियम में होगा, यानी 13 लैंग्वेज होगा अक्रॉस ऑल इंडिया। और ये लैंग्वेज मैटर करेंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय पर गा लैंग्वेज को यार एग्जाम तक फिर एज ए मीडियम आपने सिलेक्ट किया, राइट। उसके साथ साथ 23 डोमेन सब्जेक्ट्स भी हैं प्लस एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। अब मैं इसमें ये बात क्लियर करना चाहूँगा, नैनी अंगाती फ्रू अंगायों से इस प्रोसेस से या PMSS संस्कार से ना CUET स्कोर कार्ड किया अपना जब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का समय होता था, ओदे कलेब से नंगाती फुन लोक पगोस पिन, इसका सिर्फ एक ही रीज़न था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ जब पमशे स्पॉन्सर। तो अक्का डिची शो बासी डिप्लोमा संस्कृत उसको बोलिए जी का रजिस्ट्रेशन दु पुराना है। हेलो, यस अरे कोई माइक, हेलो, यस या कंटिन्यू क्वेश्चन ठीक है। ओके। तो टोटल सब्जेक्ट्स 13 लैंग्वेज आएगा, 23 डोमेन सब्जेक्ट आएगा, एक जनरल टेस्ट आएगा। तो इसमें आप ये बात क्लियर करते जाओ तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, पेपर 3 अंक से छात और पेपर 4 अंक से छात, लेकिन मैक्सिमम आपको 5 सब्जेक्ट रखने को कहा गया है, ठीक है। 2025 के बुलेटिन के अकॉर्डिंग, नहीं तो इससे पहले 6 या 7 सब्जेक्ट भी रख सकते थे, ठीक है। तो दिया 5 सब्जेक्ट मतलब जितना हमसे हो सके हम मैक्सिमाइज सब्जेक्ट को यानी 5 की 5 सब्जेक्ट को रखने की कोशिश करिएगा। रीजन कुछ ही छात्र बना, बाद में जब आपके लिए स्कोर नॉर्मलाइजेशन होगा या स्कोर कार्ड का रिलीज होगा, उस टाइम पे आपको फायदा दे फिला चाचा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट उतना का तो 4 सब्जेक्ट ही का मेजर सब्जेक्ट मेजर मार्क्स होता हूँ, मेजर मार्क्स की बेसिका
4 सब्जेक्ट का मार्क्स गिना जाता है, 5वां सब्जेक्ट जिसमें आपको मार्क्स कम हो, वो नहीं गिना जाता है। तो इस बेसिस पर आपका जो मेन सब्जेक्ट्स है, वो उसको गिन के पार्टिकुलर लिखो सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 सब्जेक्ट होगा, यानी फिलहाल एज ए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है, यानी यूं मी चांस को ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो उसमें और एक दो चीज़ ये भी है कि लैंग्वेज को रखना बहुत ज़रूरी है। माथी थ्रू ज़्यादा उन्होंने एलोट जाने से उनको ख़त्म हुआ था, उनका मेन रीज़न ही यही था कि उन्होंने लैंग्वेज को रखा ही नहीं था, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का क्राइटेरिया एक ऐसा क्राइटेरिया है कि लैंग्वेज को आपको एज ए कंपलसरी रखना ही रख रहा है। एक सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज होगा, दूसरा सब्जेक्ट आपके लिए जो होगा वो जनरल टेस्ट होगा। अब गति थ्रू हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन पूछा, जनरल टेस्ट से सीधे दिमाग में यही आ जाता है कि ये तो सिर्फ करंट अफेयर होगा, ये जनरल नॉलेज होगा। अलबत्ता ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस को या ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए दी जाती है। इसमें जनरल नॉलेज भी आ सकता है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आते हैं, जनरल मेंटेलिटी का भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का भी क्वेश्चन आता है, और मैथमेटिकल जो बेसिक्स है लाइक स्टैटिस्टिक्स, जियोमेट्री, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, इनमें से भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता है। तो ये 2 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना ही चाहिए, बिकॉज बाद में आप जब स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, आप जब स्पेसिफिक कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज़्यादा में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कंपलसरी बना के रखा है कि एंटेस जीटी एग्ज़ाम तंग से यूं मगोशजिन या एंटी लगा ये लैंग्वेज का एग्ज़ाम होना ही चाहिए, तब जाके आप लोगों को इसमें एडमिशन मिलेंगे जाए। तो ये 2 सब्जेक्ट्स होगा आपका। अब 3 जो मेन सब्जेक्ट्स आने वाला है, वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा क्लास 12 में जो सब्जेक्ट्स था, वो रखने की कोशिश करिएगा। Albata ang ati ज़्यादा sang mijak pi ngas दे फिला ngas सजेस्ट बसिन बिकॉज जब पी रीजन उन्होंने एक पॉजिटिव रीजन ये है कि क्योंकि एंटेस 12 एग्जाम चुकता हूँ और आप 12 के स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या हो, फैमिलियर हो, क्या बोली पति कर दे फिला, एक तो ये आसान होगा। दूसरा बाद में सब्जेक्ट मैपिंग होता है कि यार इस 12 स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के दौरान, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने के नाते जब मैंने प्रोसीजर्स भराया स्टूडेंट्स के प्रोसीजर्स काउंसिल काउंसलिंग सेशन के दौरान यारी 12 अनुगा का सब्जेक्ट उन्नत पिन्ना उस टाइम उसके हिसाब से मैपिंग करना पड़ता है, याना सब्जेक्ट उन्दुगा या यंग सब्जेक्ट चिदुक जरे, वो भी रीज़न बनता है जिसकी बेसिस पर एक स्टूडेंट का चांसेस बढ़ जाता है स्पेसिफिक कोर्स और स्पेसिफिक क्या रहते हैं जो मतलब आप लोगों को अलॉट करने में। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आर्ट्स क्लास 11 12 आर्ट्स से लियो दिया अनुवास नॉन मेडिक्सी या मेडिकली सब्जेक्ट का तो फील्ड बस का तो बाद में जब यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेंगे तो यही बोलेगा कि वो सबसे पहला प्रेफरेंस उनको देगा जिसका सब्जेक्ट बेस और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही चुनो। दे फिलहाल यही आप लोगों का मेन बेस रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 सब्जेक्ट्स आप चुनिएगा जितना हो सके। शायद यंत्र रजिस्ट्रेशन क्योंकि एंड हो चुका है तो शायद ये अब चेंज करने का कोई समय नहीं है, और जीटी को आपको रखना ही है प्लस इंग्लिश। बाकी 3 डोमेन सब्जेक्ट जो है वो टोटली आप क्लास 12 में जो है वो उसको ज़्यादा प्रेफर करें, बाकी इसके अलावा भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रख सकते। सिलेबस कहूँ तो क्लास 12 में जिस तरीके का भी सिलेबस है एनसीईआरटी आएगा, आई मीन सीबीएसई वालों को सीबीएसई के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन जेके बोस का भी आ सकते हैं अगर जेके बोस का स्टूडेंट ज़्यादा हो, लेकिन इट डजेंट मैटर क्योंकि स्पेसिफिक बोर्ड से क्वेश्चन नहीं आएगा बल्कि स्पेसिफिक चैप्टर से आएगा जो दोनों बोर्ड्स में सिमिलर हो, ठीक है ना। इसके बाद जो टेस्ट का चॉइस पेपर होगा, ठीक है, वो मैंने बता दिया है 5 सब्जेक्ट्स आपको मैक्सिमम चॉइस करने के लिए आएंगे। अब मार्किंग सिस्टम, इसमें ज़्यादा के ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं मार्किंग सिस्टम में। इस बार भी क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है मोड ऑफ एग्ज़ाम जो हो रहा है वो सीबीटी हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पिछली बार शायद ओएमआर शीट था, जब हमने उससे पहले वाले बैच में दिया था तब भी कंप्यूटर बेस्ड टाइप था। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एक पॉजिटिव रीज़न यही है गाँव लोग
टाइमिंग पोयम्बो स्लॉट के चेंज स्थान दुपना थोड़ा टाइम के हिसाब से हम जाते हैं। कुल मिला के टाइम मैनेजमेंट होता है, तो ये एक पॉजिटिव रीजन है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो मार्किंग सिस्टम किस तरीके से होगा, आपका जो मोड ऑफ एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होना ही है। अब मार्किंग स्कीम में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का जितना क्वेश्चंस आने वाला है, एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये बात याद रखना, नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होते हैं। नेगेटिव मार्किंग ये सीएससी इसकी एक साइड कुछ भी नहीं, इस सीएससी की भी एक साइड कुछ नहीं। अब जो दूसरा मार्किंग सिस्टम में डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होता है, राइट। इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग चला जाएंगे। अब आप इसमें ये सोचना कि एक सही आंसर के लिए 5 मार्क्स आ रहा है और गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स कट रहा है। इसका मतलब ये है, जैसे गलत छकने आंसर को अगर सही समझना उसके लिए 5 उसलिए आएगा, 5 के अलावा 1 मार्क्स कट जाएंगे, यानी कुल मिला के -6 हो जाएंगे। ये बात याद रखना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। अब इसके बाद मैं जाऊँगा टोटल क्वेश्चंस। स्पेसिफिकली जनरल टेस्ट के लिए पहले ज़्यादा क्वेश्चंस आता था, अब इस बार उन्होंने चेंज किया गया है कि हर पेपर के लिए 50 क्वेश्चंस आना ही है और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, करना ही है आप लोगों को 50 से 50 क्वेश्चंस। am I audible to all? Yes, sir. Okay. Now, अब COT ने इस बार के बुलेटिन के हिसाब से चेंज लेके आया। पहला जनरल टेस्ट के लिए या स्पेसिफिक ऐसा सब्जेक्ट आता था, उनके लिए टाइमिंग भी ज़्यादा अलॉट होता था और क्वेश्चंस भी उसके हिसाब से ज़्यादा आता था। लेकिन अब उन्होंने चेंज किया है, 50 क्वेश्चंस आएगा ईच पेपर के लिए और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। अब नया ऑब्जेक्टिव टाइप चिक्ड्यू निवा में सबको करना होगा। जो ड्यूरेशन रहेगा टाइम का कि टाइम तो वो एक पेपर के लिए 1 घंटा मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी टाइम साइड टू साइड कंप्यूटर पे दिखते रहेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से नहीं होगा। जैसे दी क्वेश्चन को 2 मिनट यहाँ बना बोस में तो ये क्वेश्चन छूट गया जब 200 में आप जो क्वेश्चन पहले मार्क करेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो सेम रहेगा 60 मिनट का। पर पेपर आपको 50 क्वेश्चंस आएगा और सबको कंपलसरीली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन मन माँ बाप फूद का तो उसका क्राइटेरिया ये है, उसको मार्क नहीं किया जाएगा, ना माइनस सेशन ना प्लस सेशन। लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए नंगों से हम लोग ऑब्जेक्टिव, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अगर सही दिखे, यार यहाँ ऑब्जेक्टिव टिकता हो सकती, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्टिव भी करेक्ट है, उस क्वेश्चन में आपको फिर से +5 का मार्क्स मिल ही जाएगा। ये बात याद रखना। अब जो शिफ्टिंग है, शायद सिटी इंटीमेशन स्लिप के जरिए से थोड़ा पता चल गया होगा कि टाइम भी या कौन से सेंटर पे है। एडमिट कार्ड पे ये टोटली बयान किया होगा, शिफ्ट भी उसी पर, क्योंकि खोज दिया इतना क्लियरली बताया नहीं गया है, वो यही किया गया है कि सब्जेक्ट चॉइसेस और कैंडिडेट के नंबर की बेसिस पर शिफ्ट इधर पीछे आगे हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था, डोमेन 3 की 3 पेपर का जो एग्ज़ाम होता था वो एक ही दिन में होता था और जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर अगले दिन होता था, या कोर्स की बेसिस पर, जैसे साइंस वालों का आज पेपर होगा तो आर्ट्स लोगों का कल होगा। अब इसकी बेसिस पर वो शिफ्ट का ड्यूरेशन रखने वाला है। सम शिफ्ट अनुखोज रखना का तो कोर अलग ताना जीटी के लिए अलग दे दे या फिर स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए अलग टाइम दे दे, वो या तो आपके सिटी इंटीमेशन स्लिप में क्लियर होगा। अगर इंटीमेशन स्लिप में वो शिफ्ट के बारे में क्लियरली बातें नहीं किया गया होगा तो इसके अलावा क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड में आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ से पहला ये COT का जो कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, वो NTA ही कंडक्ट करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट से लेके टेस्ट को ऑर्गेनाइज करना, टेस्ट के बाद आंसर की को होस्ट करना, और आंसर में अगर यहाँ गलत चीज़ तो सुनना, जैसे मेरा आंसर तो सही गया होगा जरिए अगर एग्जाम करते हो ना, वो चैलेंज के लिए भी आप दे सकते हैं। उसके बाद फाइनलाइज आंसर की दिखते हैं होश भी मत, वो भी उन्हीं की तरफ से होगा, मतलब NTA की तरफ से। तो कुल मिला के आप लोगों को NTA के जो ऑफिशियल वेबसाइट है https
www.cet.nta.nic.in पे हमेशा रेगुलर रहना है, ठीक है। अब इसमें और एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि नैनिंग इससे रिलेटेड बहुत इश्यूज आए थे, वो रिजर्वेशन की बेसिस पर जो आप कैटेगरी अगर यस रजिस्ट्रेशन के दौरान आप अति रिजर्वेशन होता एसटी या एससी जो भी हो उदो का तो यस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का फील का तो बहुत ना बाद में आपके लिए दिक्कत होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। जब अगर यस रजिस्ट्रेशन बेसिस पर एसटी कैटेगरी दिया है तो ये भी इम्पैक्ट डालते हैं आपके स्कोर कार्ड में। जब आपका फाइनल स्कोर या मेरिट लिस्ट निकालते हैं उस टाइम पे स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक कट ऑफ हो जाते हैं। बाकी मैं उतना ज़्यादा एलेबोरेट करना नहीं चाहूँगा। धीरे अपना जो जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे उसके बाद चॉइस फिलिंग एक ऐसा स्टेप है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे यूं में अपकमिंग टाइम से अनु जब आप एग्ज़ाम के बाद बिकॉज बहुत टाइम मिलते हैं दैट टाइम में आप लोग कोशिश करिएगा स्पेसिफिक कोर्स और स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जहां आप चूज़ कर सकते, जो आप चूज़ करना चाहते हैं उससे रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करते रहें, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक दो बातें कहूँगा, वो ये है कि सबसे पहला चीज़ एडमिट कार्ड आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको डाउनलोड करने का मौका मिलेंगे, उसके अलावा कोई दूसरे साइट पे नहीं होगा, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद अगर उस एडमिट कार्ड में आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी नज़र आए, यदि फोटो थो मित्सु या यदि सिग्नेचर नहीं था, तो कैंडिडेट को ये ऑर्गेनाइज दिया जाता है कि एनटीए से आप हेल्पलाइन नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें 10 AM से 5 PM के बीच में। ये बात याद रखना एग्ज़ाम से पहले होना चाहिए, अगर डिस्क्रिपेंसी हो जाए तो एग्ज़ाम के दिन ऐसा करने का कोई उन्होंने रीज़न और वो दिया गया नहीं है, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन वेन्यू में आपको क्या लेके जाना है बस थोरोली मैं जा रहा हूँ बिकॉज उतना डेफिनेटली बताने के टाइम नहीं है। हमारा जो मेन मोटिव था वो PM ट्रिपल एस से रिलेटेड था, बट जो दूसरा स्पीकर है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बताएंगे, इसलिए मैं CUT की तरफ से बोल रहा हूँ थोड़ा सा। तो कागा चीज़ नियरेस्ट एग्जामिनेशन वीडियो अनुखुर अच्छा से प्लीज़ जितने भी CUT के एस्पिरेंट्स है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं अपकमिंग डेज में, उनसे मैं क्लियरली कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करिएगा। एडमिट कार्ड के साथ एक अंडरटेकिंग सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड करना होगा आपको, NTA के वेबसाइट से ही मिल जाएगा, A4 साइज शीट पर उसको भर के जाना है। बाल पेन ही इस्तेमाल होगा इसके अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम नसक कंप्यूटर बेस्ड है तो पेन का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, बट फिर भी आप लोगों को रफ बनाने के लिए वो लोग खुद पेपर दे देंगे एग्ज़ाम के अंदर, तो बाल पेन का ही आप लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एक एडिशनल फोटोग्राफ, तीसरा चीज़ एक गाफ, जो फोटो आपने पासपोर्ट साइज फोटो आपके रजिस्ट्रेशन ID पे है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे कही होता वही सिमिलर पिक्चर का और एक एडिशनल फोटोग्राफ चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन रूम के अंदर अटेंडेंस शुरू होगा और उस पर चिपकाने के लिए। इसके अलावा एक आइडेंटिटी प्रूफ के बेसिस पर अथराइज फोटो ID होना चाहिए, चाहे यार इस ID कार्ड खुरना, स्टूडेंट ID कार्ड खुरना, पैन कार्ड खुरना या आधार कार्ड खुरना। बाकी जो PWBD स्टूडेंट्स हैं उनके लिए PWBD का जो पासबुक पे स्टूडेंट जो भी आइडेंटिटी है कैटेगरी के बेसिस पर वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं मेरे पास बिकॉज इतना टाइम नहीं है, स्टूडेंट से रिफ़र करूँगा, उनका जो मेन साइट है वहाँ पे जाके आप एक बार चेक करिएगा कि कुछ आइटम्स होते हैं जो वहाँ वो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। मेरा सजेशन भी यही है कि एग्ज़ाम में आप जाते समय, क्योंकि इनकी लगता है चंग में सब कुछ कंप्यूटर पे करना है, तो इतना ज़्यादा यंग प्लस चीज़ सब खुद मीठा चा, क्योंकि खुद तरफ से दूसरे में साफ साफ बताया गया है कि देयर इज नो अरेंजमेंट will be made at the center for keeping any article or items belonging to the candidate. कैंडिडेट का कोई भी सामान उनके लिए रखने के लिए अरेंजमेंट जो से ऊंचा मेन दे फिलहाल ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ है पूरी छा मिछा, और कोशिश करना जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके अंदर आप लोग एग्ज़ाम सेंटर हॉल में पहुंच जाए, ठीक है। इसके बाद जो ड्रेस कोड के बारे में एक बातें कहना चाहूँगा। ड्रेस कोड के बारे में लोग कौन दी की अच्छी ज़रूरत ना का तो उसको प्लीज़ फॉलो करना, जैसे बना गति पता मेरे पास ज़्यादा गुण है छाप बोल करना है अच्छी करना, उसके हिसाब से वो लोग चेकिंग ज़्यादा करेंगे। आई मीन टू से इस जितना आप हल्का होगा यदि आप लोगों को डिस्क्रिपेंसी खुआ जहाँ शक वक मचा आप लोगों को छोड़ देंगे, लेकिन जितना आप जिस तरीके की खोज शेड्यूल आंसर होता हूँ उससे आगे अगर बियॉन्ड हो
तो मे हो सकता है वो लोग आपको ज़्यादा चेकिंग के लिए रोक सके। बाकी उतना ज़्यादा नहीं कहूँगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद पीएमएसएस के हवाले से सारे के सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह निसार साहब बोलेंगे। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, वो ये है, जब आप पीएम ट्रिपल एस, जो अभी पीएम यूएसपीवाई के नाम से जाना जाता है न्यू नेम, उसमें हर साल हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को टेंटेटिव सपोर्ट के साथ, एक फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ, जिस तरीके की एनपी आप लोगों की खूबी होगा एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाए, और उसी सपोर्ट के सहारे से वो लोग भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अगर दी अवेयर होना, उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छे से कॉलेज में टेंटेटिव और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ जा सकते हैं। अब इसमें कितना सीट्स होगा, किस तरीके का होगा, वो शायद निसार साहब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जब आप रजिस्टर्ड करेंगे फर्स्ट स्टेप, उस टाइम पे आप लोगों को ये 23-24 वाले पेज पे नहीं जाना है। PMUSPY SSS JKL इस वाले साइड पे आपको जाना है, ताकि ये अभी का जो 25-26 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए नया वेबसाइट कर लेंगे, ठीक है। इस पे जाने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा साइट नज़र आएंगे, और इस साइट पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर 10+2 पास, इसके लिए आप लोगों को लॉगिन करना है। जितने भी रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले ज़रूरत पड़ेंगे, निसार साहब एक्सप्लेन करेगा। मेरा जो एक्सप्लेन करने का मानना है वो ये है कि यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे आप लोग, रजिस्ट्रेशन करते समय पर एक मेन पॉइंट दिख के आता है, वो ये है, उसी पे आपको 3 फेज नज़र आएगा। क्या आपने सीयूटी के लिए रजिस्टर्ड करी थी, नीट के लिए रजिस्टर्ड करी थी, या जी का एग्ज़ाम आपने दिया था या नहीं दिया था, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया एक ऐसे क्राइटेरिया है जिससे आपका बाद में जाके ये पूरा मैटर बन जाता है कि यरी सीयूटी ना, यरी पीएम ट्रिपल एस, यरी स्पॉन्सरशिप बाय एनएचएस इनाया में। कहने का मतलब है, जब जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आती पिछले 1-2 साल में ऑन बाय ऑन की तरफ से गए हैं, ऑन बाय ऑन काउंसलिंग के मीन्स पर गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम भी उनमें से हैं, उस टाइम पे बिकॉज यहाँ मेन सीट जो मिलते हैं वो सीयूटी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। पीएमएसएस को आपने एलॉफ किया है सीयूटी के वाले सीट की तरफ। तो इस टाइम के दौरान सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैटर करते हैं वो यही 3 चीज़ें। यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जाने के बाद आपको ये क्लियरली बताना है कि सीयूटी का रजिस्ट्रेशन करा है या नहीं करा है। अगर सीयूटी हिंदुस्तान सुनने का तो यस देना है, यस देना है, और सीयूटी की जिस तरीके का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिलअप करना है। नीट आप लोगों ने दिया है या नहीं दिया, अगर दिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। जी आप लोगों ने रजिस्टर्ड करा है नहीं करा है, अगर करा है तो उसका भी नंबर चाहिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। शायद निसार साहब इसके बाद बीइंग ए जनरल एडवाइजर ऑफ एलपीएसयू, ही विल एक्सप्लेन वेरी क्लियरली इंशाल्लाह पीएमएसएस के जितने भी प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ते हैं उसकी मीन्स पर वो अच्छे से एक्सप्लेन दे देंगे। मेरा लास्ट एंड फॉरमोस्ट सजेशन सिर्फ यही रहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का बेशक क्वेरी होगा, आप लोग बाद में जब टाइम दे देंगे तब पूछिएगा। जितने भी है वो अपने मोस्ट वैल्यूएबल और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रेडी रहे अगर दर सकता है रजिस्टर्ड मोबाइल ना, बिकॉज शायद यही रीज़न है कल ना एक ऑफिशियल के कहने के अकॉर्डिंग, एआईसीटी के एक ऑफिशियल के अकॉर्डिंग अभी तक जो सीट्स भरी है 25-26 का रजिस्ट्रेशन हुई है, उसमें 1961 कुछ सीट्स जम्मू से रजिस्टर्ड किया गया है, कश्मीर से भी अराउंड 1100-1200 के बीच में, लेकिन लद्दाख से पूरा 116 ऐसा कुछ सीट्स, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो शायद मैं समझता हूँ कि मातीदाम रिजल्ट मविंग मौत यही रीज़न होगा। बाकी जितना हो सके आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, ये एक ऐसा प्रोसीजर है रंग समूंगा लखुत नंगम्बो, सबको आगे ले जाने की कोशिश करिएगा। जिस तरीके की टिपिकलिटी आता है आप लोग हमसे डायरेक्टली या हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी द लास्ट पॉइंट इज़ आपको जितना हो सके, ये मेरा सजेशन है,
माती दिक्कतों से फुसार के अपना जितना हो सके अपनी बेसिस पर रंग मोबाइल फ़ोन के करना रंग लैपटॉप के करना रंग इसकम पे कोशिश बचे ये सारा प्रोसीजर्स ताकि बिट टाइमिंग या रंग आर्जाशिक पता हो और साथ ही साथ आपका जितने भी पर्सनल डाटा है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर ना हो। बाकी धन्यवाद, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेरी आए तो बाद में आप लोग पूछिएगा। फिलहाल हमारी शायद जनरल एडवाइज़र कानिसार साहब अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mr. Hamid Ali. Now we have limited time. Without wasting time, I will like to call our second speaker, Mr. Nisar Hussain Balti, to address a general challenges that students face while applying for PMSSS. Mr. Nisar Hussain Balti, please. Is my voice audible to you? Yes sir, yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम सलाम अलैकुम व जुले सबसे पहले मैं ऑल कारगिल स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली का बहुत ही अस्तह दिल शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर इब्राहिम भाई का जो कि अक्सद के प्रेसिडेंट है उनका और उनके सभी कोर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे नाचीज़ को इस काबिल समझा कि हम PMSSS जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम हमारे लिए, हम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि हमें अपनी बैकग्राउंड के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि हम एक फार फ्लंज एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हम बाहर जाके एक अच्छे से कॉलेज में जो है एडमिशन लेने की हम सब में एक ख्वाहिश होती है, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो जर्नल कोर्स के लिए हो। तो इसमें पूरे डिटेल्स के साथ आप लोगों के साथ मैं थोड़ा बहुत शेयर करूँगा कि PMSSS एक्चुअली ये होता क्या। आप सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस PMSSS स्कीम के बारे में पहले भी आप लोग नाम सुन चुका है। अब इस PMSSS के अंदर जो सबसे मेन चीज़ और मेन मोटिव यही है कि जो स्टूडेंट 12th क्लास पास करते हैं, आफ्टर पासिंग 12th क्लास वो स्टूडेंट जो है आउट ऑफ JNK यानी जो है JNK से बाहर, यानी जो स्टूडेंट JNK से बाहर जाना चाहते हैं। अब ये चीज़ें आप जहन में रखिए, बहुत सारे क्वेरीज हर साल आते हैं, हर साल यही कहते हैं क्या मैं JNK के अंदर मुझे कॉलेज मिलेगा। ये JNK के अंडर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आउट ऑफ JNK कहीं पे भी हो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब ये PMSSS एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये है कि 12th बेस के बाद आपको जब आप 12th क्लियर करोगे तो उसके बाद एक स्कॉलरशिप स्कीम आती है, ठीक है? तो ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है उन बच्चों के लिए जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते कि मैं बाहर जाके एक अच्छे से कॉलेज में या NIT हो, IIT हो या एम्स में, इवन दो एम्स के बच्चे भी इस PMSSS जो है PMSSS के जो वेबसाइट है इस पे रजिस्ट्रेशन करके वो अपना स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PMSSS स्कॉलरशिप एंड NSP। अब जो बहुत ही मेन हमारे बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन यही आता है कि PMSSS NSP में क्या इसमें जो है डिफरेंसेस है। NSP जो है हमारा स्टेट कोड नहीं, यानी स्टेट कोटा है, यानी स्टेट से जो हमें अपने ही स्टेट से जो स्कॉलरशिप मिलते हैं वो उसे हम NSP कहते हैं। अब ये PMSSS जो है वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री की तरफ से हमें आता है, यानी सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल स्कीम जो कि सेंटर से हमें स्कीम दी जाती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या डॉक्यूमेंट्स, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है वो थोड़ा बहुत आप लोगों को शायद हामिद भाई ने इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में बता दिया, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें जो है सबसे मेन चीज़ इसमें क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो है आप लोगों को, अगर आपके पास अभी भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को आपका जो है यानी मार्कशीट चाहिए, या 12th का मार्कशीट और 10th का मार्कशीट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट के पास 12th का मार्कशीट नहीं आया हुआ है, तो 12th का मार्कशीट जो है वो कंपलसरी है, ठीक है? जिस तरह से इसमें यहाँ बताया गया है कि दूसरी चीज़ है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हर साल
यानी जो लास्ट इवन दो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट भी वो भी अभी भी कंफ्यूजन में कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है। अब हमारे पास जो है रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वही हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उस पर लिखा हुआ है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट करके वो लिखा है। अब हमारे में क्या है कि रेजिडेंट सर्टिफिकेट यही जो है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा। तीसरी चीज़ आप लोगों का है कि फैमिली इनकम, जो कि आपका जो तहसीलदार वो है आपको प्रोवाइड करते हैं, वो 6 मंथ विद इन 6 मंथ के अंदर उसका जो है डेट होना चाहिए। अब फैमिली इनकम कितना है, पीएम ट्रिपल एस के अंदर जो है फैमिली इनकम अप टू 8 लाख से अगर ज़्यादा होगा तो वो एलिजिबल नहीं है, 8 लाख से कम होगा तो वो एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप को अवाइल करने में। अब एनएसपी में क्या है कि सिर्फ अप टू 2 लाख यानी 2 लाख तक ही आप उसमें उस फैमिली इनकम में दे सकते हैं, उससे आगे नहीं। अब इसमें जो है 2 चीज़ें आएँगी, आप आफ्टर आपको जब कॉलेज मिलेंगे तो 2 चीज़ें आएँगी, एक मेंटेनेंस फ़ी आएगा, एक आपको कॉलेज का आएगा, वो थोड़ा बाद में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ हो गया आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट, यानी जो आपका हम लोग जो एसटी कैटेगरी है या जिसके बाद एसटी, एससी जो अदर्स होंगे वो ये आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट। ये मेन 4 चीज़ें जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस 4 चीज़ के बगैर आप इस स्कॉलरशिप स्कीम को जो है अवेल नहीं कर सकते। अब और एक चीज़ जो मेन जो इसके अंदर रहता है वो है आपका आधार कार्ड और आपका बैंक कॉपी जो है लिंक होना चाहिए। आपका अपना पर्सनल फ़ोन नंबर होना चाहिए। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा किया था, फैमिली का जो है फ़ोन नंबर दिया था। तब हम समझते थे कि हाँ, बच्चों के पास अभी फ़ोन नंबर वगैरह कुछ नहीं है तो अब हाँ, चल जाएगा। मगर जब उसका कॉलेज का एडमिशन हुआ तब जब ओटीआर का प्रोसेस हुआ तो उस टाइम पे ओटीपी आता है, तो ओटीपी के लिए आपको फिर घर वालों को फ़ोन करना पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस साल जितने भी बच्चे जो पीएम ट्रिपल एस के अंदर इस स्कीम को भरना चाहते हैं, इस स्कीम को अवेल करना चाहते हैं, वो बिल्कुल मेंटली आप लोग थोड़ा फ्री होके इस चीज़ को भरें। अपने ही लैपटॉप से भरें, अपने ही फ़ोन से भरें, कोई इसमें साइबर कैफ़े के पास जाने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। विद इन देखो इसमें सिर्फ़ पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। देखो फ़ोटो के साइज़ कितना चाहिए, गार्जियन का क्या सारी ये चीज़ें इसके अंदर आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो मेन चीज़ जिस स्टूडेंट का अभी भी बैंक के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है यानी सीडेड नहीं है, प्लीज़ सबसे पहले आप उस चीज़ को करें, ठीक? पहली मेन मेन चीज़ उसको करें। दूसरा है कि आपका आधार के साथ फ़ोन नंबर लिंक होना मैंडेटरी है, ठीक? क्यों मैंडेटरी है? इसलिए है कि आपको जब भी आपको स्कॉलरशिप आती है तो आप को इस जो है अपनी फ़ोन नंबर पे मैसेज आता है कि हाँ भाई, जो है आप को स्कॉलरशिप आया है, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो अगर बैंक के साथ आधार लिंक नहीं होगा तो आपको स्कॉलरशिप नहीं आएगा। और हो सकता है आपके पास 2 बैंक हो, 2 में से एक जो है लिंक होगा आधार के साथ, जो एक बैंक लिंक होगा उसमें आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जब हम भी उस टाइम पढ़ रहे थे, जब हम भी इस स्कॉलरशिप को अवेल करे तब भी हमारे स्टूडेंट को यही इश्यू आया था। कह रहे थे कि पोर्टल पे दिखा रहे थे कि आपका स्कॉलरशिप रिलीज़ हो चुका है। अब बच्चों को कुछ भी नहीं पता कि कहाँ गया, क्या है? जब वहाँ पे चेक किया, वहाँ पे अपडेट हुआ कि इस अकाउंट नंबर पे आया है, तो वो कह रहे हैं कि हमने ये वाला अकाउंट दिया ही नहीं। अब ये वाला अकाउंट नहीं देने का ये मतलब है कि बच्चों ने जब अपलोड किया था, अकाउंट नंबर दिया था, वो नहीं दिया था। अब जो एआईसीटी जो आपको स्कॉलरशिप देती है, जो सेंट्रल आपको स्कॉलरशिप देती है, वो उस अकाउंट में कैसे चला गया? इसलिए चला गया कि वहाँ पे आपका आधार जो है सीडेड होना मैंडेटरी है, ठीक है? ये चीज़ें आपको अब कौन स्टूडेंट इसमें एलिजिबल रहेगा उसके बारे में थोड़ा-सा आप लोगों को बता दूँ कि जो स्टूडेंट जेके बोस यानी जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सीबीएसई, ये 2 चीज़ें जो है आप लोग इस के तहत सीबीएसई के तहत या जेके बोर्ड के तहत अगर आप पास आउट है या आपने 12th की है तो वो इसमें एलिजिबल रहेगा। अब तीसरी चीज़ है कि 10+3 डिप्लोमा, ये वाले हैं पॉलिटेक्निक वाले, जो स्टूडेंट 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं वो लोग भी एलिजिबल है, मगर उनके लिए रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होगा। आफ्टर 12th वाला 12 जब ये 12 वाला ख़त्म हो जाएगा, जो 12 बेस पे जो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद आपको जो है 10+3 का डिप्लोमा बेस का जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जब वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा,
इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को जो है उसके बारे में नोटिफाई ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अक़सद भी इस चीज़ के बारे में बहुत से अच्छी तरह से जानते हैं, वो लोग भी आप लोगों को, आप जिस पर्टिकुलर ग्रुप में हो वहाँ पे आपको अपडेट की जाएगी। अब स्कॉलरशिप कितना आता है? अब बहुत सारे स्टूडेंट को यही कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें कितना स्कॉलरशिप आता है। आपको पीएम ट्रिपल एस के अंदर जो है 1 लाख मेंटेनेंस फ़ी आती है, यानी 1 लाख मेंटेनेंस फ़ी। वो किसके लिए है? वो है जो है प्रोफ़ेशनल डिग्री। इसमें 3 डिग्री आती है, एक जनरल डिग्री, एक प्रोफ़ेशनल और एक मेडिकल बीडीएस वाला। जो है जनरल डिग्री है वो 30,000, अगर आपको इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो 32,000 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एआईसीटी खुद उसमें जो है आपके कॉलेज वालों को दे देता है, ठीक है। अप टू 1.25 लाख, यानी इसमें ये कहा है कि इंजीनियरिंग वालों को, इंजीनियर जो प्रोफेशनल डिग्री जिसके अंदर इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी वगैरह जो आते हैं, इनको जो है 1,25,000 1,30,000 तक देता है, 130 देता है, ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड। अब जो मेडिकल और बीडीएस वाले हैं उनको अप टू 30 लाख देते। अब इसमें एक कुछ कोटा है, ठीक है। वो कोटा क्या है कि कितने बच्चे लिए जाएंगे टोटल, इसमें जो है 5,000 बच्चे लिए जाएंगे। तो 5,000 में से लगभग 500 से शायद 500 से ऊपर जो है एसटी कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व रहेगा। टोटल आपका 5,000 रहेगा। देखो इसमें राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक। अब अगर इसका कैलेंडर देखेंगे तो इसका जो है रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन इसमें आप लोगों को कैलेंडर पूरा प्रोवाइड की जाती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो इसमें जो है कंफ्यूज रहता है कि कब से क्या है डेट वगैरह, सारी चीज़ें दी हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 1 मई से 20 मई तक, यानी 20 मई तक शाम को। इसमें एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, यानी इसमें 20 मई दिया हुआ है, 20 मई से आगे भी जा सकता है, ठीक है, इसका डेट बढ़ सकता है। इट्स मीन कि उसका इंतज़ार नहीं करना। मैं जितने भी स्टूडेंट इस साल जो है पीएम ट्रिपल एस का आप लोग जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक चीज़ बता दूं कि जो डेट दी हुई है, यानी 20 मई इज़ द फर्स्ट लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो 20 मई से पहले, यानी आपको जो है 17 या 18 इसके बीच में 16, 17, 18 वहाँ तक आपको अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है, पूरा कंप्लीट करनी है, ठीक। अब जब इसको आप कंप्लीट करोगे, पूरा रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद जो है आप लोग उसका देखो वेरिफिकेशन सेंटर का डेट भी दिया हुआ है, यानी 6 मई से लेकर 26 मई तक। आपने अगर इससे पहले भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, मान लो एक स्टूडेंट ने अभी रजिस्ट्रेशन किया, आज 7 तारीख है, ठीक है, आज 7 तारीख है, उसने रजिस्ट्रेशन की और पूरा कंप्लीट कर लिया, और वो स्टूडेंट जो है जम्मू में है, ठीक है, तो स्टूडेंट लद्दाख से ही बिलोंग करते हैं, लद्दाख से, पर है अभी जम्मू में। अगर उसके पास जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए आपको, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपके डोमिसाइल, ठीक है, और आपका जो आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी जो है, अगर आप आधार कार्ड सब साथ है तो, और वो बच्चा जो है अभी जम्मू में, तो उस जम्मू में जो दिए गए हुए फैसिलेशन सेंटर, यानी वेरिफिकेशन सेंटर, जिसे हम फैसिलेशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर कहते हैं, उसमें जाके आप ये वेरिफिकेशन करवा सकते हैं बिना झिझक, कोई बात नहीं है। अगर जम्मू का बच्चा जो है कारगिल में आके, कारगिल के डिग्री कॉलेज में जो है वेरिफिकेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर हमारे लद्दाख के बच्चे अभी कश्मीर में, तो कश्मीर में बहुत सारे ऐसी कॉलेजेस जो है अलॉट की गई है, जिसको फैसिलेशन सेंटर बनाया गया है, वहाँ जाके आप आराम से जो है इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब किसी बच्चों का इससे 1-2 दिन पहले एक और काउंसलिंग हुई थी, वहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे थे कि डीओबी गलत हो गया, या नाम गलत हो गया, पेरेंटेज गलत हो गया। अब प्लीज़ कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से पेरेंट्स का अपना नाम जो है अच्छे से आप लोग उसमें फिल करें, डीओबी वगैरह, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें जो है आप लोग उसमें ये कर सकते हैं। अब किसी का हो गया, मतलब गलती से हुआ, या उन्होंने इस तरह से किया कि हम गलत हो गया, तो वहाँ पे इसमें जो है एज पर द कैलेंडर आपको करेक्शन विंडो भी दी गई है, आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, करेक्शन कर सकते हैं। तो
यहाँ पे लिखा हुआ है फैसिलिटेशन कम सेंटर, जो भी जहाँ भी जिस जगह में है आप वहाँ पे जाके आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, या ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो है उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। अब लास्ट में जो जो चीज़ें आती है वो है आपका चॉइस फिलिंग, ये जो है आपका मेन है। अब अभी हमारे हामिद भाई ने कहा कि CUET, अब CUET किन के लिए है, किन स्टूडेंट के लिए, ये मेन इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट जर्नल कोर्स कर रहे हैं और जिन स्टूडेंट को सेंट्रल यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब तो मुझे लगता है कि सारे के सारे यूनिवर्सिटी जो है वो उनको जो है कंपल्सरी की गई है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट ईयर एक चीज़ हुई थी कि बहुत सारों ने जो है CUET नहीं दिया था। अब CUET नहीं देगा तो भी कोई ये नहीं है। अब इसमें क्या है कि अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके 12th के मार्क्स कम है, अब वो चाहते हैं कि हम एक अच्छा कॉलेज मिले, तो 2 ऑप्शन आती है। एक ऑप्शन हो गया आपको 12th बेस, प्योरली 12th बेस। अब 12th में कितना मार्क्स चाहिए, जो है आपका ह्यूमैनिटीज से जो आते हैं आर्ट्स स्टूडेंट, उनको लगभग 80% चाहिए, 80 प्लस, यानी जिन स्टूडेंट का होगा उनको अच्छे से कॉलेज मिलेगा। अब वो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस फिलिंग पे। अब लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हमें बाद में अफसोस हुआ कि उन बच्चों का 85 प्लस मार्क्स होने के बाद बेकार से बेकार कॉलेज मिला है। वो खुद ने किया, किसकी वजह से, चॉइस फिलिंग की वजह से। अगर वो बच्चा अच्छे से चॉइस फिलिंग जानता हो कि हाँ भाई दिल्ली में ये वाली कॉलेज टॉप पे है, AMU टॉप पे है, जामिया टॉप पे है, इसमें मुझे एडमिशन मिल सकता था, तो मैंने ये चीज़ें प्रेफरेंस में पहले क्यों नहीं रखा। तो इसमें चॉइस फिलिंग के दौरान आप लोगों को 100 कॉलेज कम से कम चॉइस करने। कुछ स्टूडेंट ने, इनमें से जो हमारे हामिद भाई है, खुद ने भी की है, अगर वो शायद आप लोगों को फिर बाद में बता दे कि उसने भी की है कि कम कॉलेजेस जो है चॉइस की है। तो ये नहीं सोचना कि भाई मुझे 85 है तो मैं सिर्फ 10 कॉलेज चूज करूंगा और मुझे इसमें से मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप चाहे आपको मार्क्स ज़्यादा हो कम हो, आपको जो है 100 कम से कम 100 कॉलेज आपको चॉइस करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक अच्छा सा कॉलेज जो है अलॉट होगा। अब इसके बाद आपको जो है चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलता है, ठीक। अब मेरिट लिस्ट इससे पहले, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है, इससे पहले एक मॉक टाइप का एक मेरिट लिस्ट निकलता है कि हाँ इस तरह से होता है, इस तरह से आपको कॉलेज मिलेगा, ये वाला कॉलेज आपको मिला है, ऐसा करके, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वाला जो है आपका फर्स्ट राउंड वहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सेकंड राउंड कब होगा, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें। सेकंड राउंड तब होगा जब 5,000 में से कुछ हजार या कुछ बचेंगे, अगर बच गया तब सेकंड राउंड होगा, नहीं तो सेकंड राउंड नहीं होगा। अब जिन स्टूडेंट ने CUET दिया है, अब वो चाहते हैं कि 2 ऑप्शन उनके पास मिला, आपको 12th बेस पे एक कॉलेज मिला, चॉइस फिलिंग की, अच्छे से किया और उसमें आपको वो कॉलेज नहीं मिला। अब CUET का एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, अब जो कॉलेज आप चाहते थे वो कॉलेज मिला। अब इसमें 2 ऑप्शन हो गया। अब PMSSS के थ्रू तो आपको डायरेक्टली 12 बेस वाला तो आपको मिला नहीं। ये याद रखना कि PMSSS स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो 12 बेस पे होता है, 12 के मार्क्स के बेस पे। जब हमने भरे थे तो लगभग इंजीनियरिंग के लिए 70 कुछ उसमें इसका कट ऑफ हुआ था, और आर्ट्स का तो हर साल 80 प्लस पे कट ऑफ होता है। और आपका जो लोग MBBS वगैरह करना चाहते हैं, या जो एक अच्छे रिप्यूटेड आपका जो है मेडिकल में जाना चाहते हैं, उनका भी लगभग 70 प्लस से आपको 12th का मार्क्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ था जो नीट वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे कि हमारे स्टूडेंट का जो है स्कॉलरशिप बंद किया था, और उनको ये कहा था कि ये आपको इस कॉलेज से निकल जाना है क्योंकि आपने इसमें नीट नहीं दिया है। इसलिए इससे पहले आप लोगों को हामिद भाई ने उसमें बताया कि एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ले रहे, CUET दिया कि नहीं, नीट दिया कि नहीं, या आपने JEE दिया, ये किस लिए है? ये इसलिए है कि
आपको अगर आपने नीट क्वालिफ़ाई किया, आपने अगर जेईई क्वालिफ़ाई किया, अब जेईई और नीट क्वालिफ़ाई करने के बाद कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं तो इस कॉलेज में पहुँच गया, एम्स में मैं पहुँच गया, एनआईटी मुझे मिला, आईआईटी मुझे मिला, अब मुझे जो है पीएम ट्रिपल एस की स्कॉलरशिप स्कीम की स्कॉलरशिप जो है मुझे चाहिए। अब मैं किस तरह से अवेल कर सकता हूँ? उनके लिए सबसे मेन चीज़ जो है आपको रजिस्ट्रेशन करके रखना है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन करके रखने के बाद उसमें जो है आफ्टर ये वाला 12th वाला जो सेशन ये वाला जो है ख़त्म होने के बाद एक ऑप्शन आती है ऑन माय ऑन करके। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने कॉलेज में जाना है। आपको अगर आपका कॉलेज जो है एआईसीटी के अंडर जो है एफ़िलिएटेड नहीं है, तो सबसे पहले एआईसीटी की वेबसाइट पे जाके आपको अपना कॉलेज को रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कहना है कि मुझे पीएम ट्रिपल एस का स्कॉलरशिप स्कीम जो है अवेल करना है, ठीक है? उसमें मुझे ऑन माय ओन का जो एक ऑप्शन आता है वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है? उसके लिए भी जो है आप लोगों को बता देंगे कि कब क्या करना है वगैरह, ठीक? और आपको अपने ही पोर्टल पे दिख जाएगा ऊपर लास्ट में जो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड सेट करना पड़ता है। आप लॉगिन जब करोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि ऊपर लिखा होगा कि ऑन माय ओन का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है? उस पे आपको क्लिक करके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो सारा आपको वहाँ पे कॉलेज वाले अपलोड करेंगे। आपको कहना है कि मुझे ये सारे स्कीम वगैरह चाहिए, तो ये स्कीम मुझे अवेल करनी है, स्कॉलरशिप अवेल करनी है, तो तब जाके ये वाली चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगा। अब 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई थी कि अब 12 बेस और एक सीयूटी वाला बेस। अब जो बच्चा जिन बच्चों को सीयूटी में एक अच्छा कॉलेज मिला है, ठीक है? और 12th में एक बेकार सा कॉलेज मिला है चॉइस फिलिंग के दौरान, तो वो बच्चा अगर चाहते हैं कि मैं सीयूटी वाला कॉलेज मुझे रखना है, तो आप वहाँ पे जो है सीयूटी वाला रख के आपको भी वहाँ पे ऑन माय ओन के थ्रू जो सीयूटी में मिला है, उस पे आपको जो है अपना कॉलेज वगैरह सब कुछ ऐड करना है। अब 2 चीज़ें मेन याद रखना, जो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग के दौरान कॉलेजेस जो है चॉइस करेंगे, मान लो मैंने 100 कॉलेजेस चॉइस किया, ठीक? अब मैंने सीयूटी भी दिया, सीयूटी के अंडर भी आपको कॉलेजेस चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? सेम एज़ इट इज़, मगर वो प्रेफ़रेंस जो है वो मैटर नहीं करेगा। जैसे कि मैंने दूसरे नंबर पे एएमयू रखा, ठीक है? किसके अंदर? पीएम ट्रिपल एस के अंदर। अब सीयूटी के अंदर एएमयू मेरा चौथे नंबर पे, वो मैटर नहीं करेगा, मगर होना चाहिए। दोनों में अगर हो तब आपको वो कॉलेज मिल सकता है, वरना वो कॉलेज नहीं मिलेगा। और सबसे मेन जो चीज़ आप लोगों को इस पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप के दौरान जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे, चॉइस फिलिंग जब करोगे, तो कुछ कॉलेज ब्लैक लिस्टेड है, प्लीज़ उस पे आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक है? कुछ कॉलेज ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्ट मीन्स कि उस कॉलेज को अब एआईसीटी जो है आपको जो है उस अब अगर आपने गलती से वो कॉलेज चॉइस किया तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक? वो पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। उन्होंने जो है डबल स्कॉलरशिप ली है। ये आपका धर्म भी कहता है, ये आपका जो है यानी एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स भी है कि आप 2 स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते। याद रखना, अगर इसमें अभी लगभग 40 प्लस स्टूडेंट हैं। अगर आप लोग पीएम ट्रिपल एस के थ्रू जाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली पीएम ट्रिपल एस भरो। आप एनएसपी से आपको कुछ लेना-देना नहीं है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ है कि अगर आप एनएसपी में जाना चाहते हो तो आप इस में रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना, वरना बाद में आपको ऐसी दिक्कत होगी कि फिर जो है आपको खुद पछताना पड़ेगा, क्योंकि डीडुप्लिकेशन केस होगी, फिर आपको वो सारी चीज़ें और उसमें उस झंझट में पड़ना पड़ेगा, ठीक? अब कुछ चीज़ इसमें ऐड की हुई है लास्ट ईयर से, वो है आपका ओटीआर। व्हाट इज़ ओटीआर? अब ओटीआर क्या है? वो है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब ओटीआर क्यों करनी है, किस लिए करनी है, अब कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इस पीडीएफ के अंदर आप लोगों को जो है हम थोड़ा बहुत बता देंगे। देखिए, इसमें जो आपका डिटेल्स वगैरह आप सबको खुद फैमिली इनकम जो भी है वो सारा चीज़ें आपको इसके अंदर आपको भरना है, और जो डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो, जैसे कि आपका फैमिली एड्रेस वो सारा, फिर उसके बाद अपना एड्रेस, फिर उसके बाद फैमिली इनकम वगैरह, आपका एजुकेशन क्या है, फिर जो है आपका अटैचमेंट, और लास्ट में आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा। ये हो गया ओवरऑल आपका जो है पीएम ट्रिपल एस का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि
आप लोग जो है इस चीज़ को अच्छे से भरेंगे, ठीक है? इसमें एक चीज़ आती है आपका 12 जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें एक चीज़ आती है, वो है प्रीफिक्स कोड, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? प्रीफिक्स कोड अगर आप अपना मार्कशीट उठा के देखोगे तो मार्कशीट के सबसे लास्ट में जो है कोड आएगी प्रीफिक्स कोड करके, वो आपका प्रीफिक्स कोड होगा। अगर जिनका जो चाहते हैं कि उनका जो है प्रीफिक्स कोड नहीं है, ठीक है? तो ऑलरेडी जो है प्रीफिक्स कोड रिलीज़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि अपना प्रीफिक्स कोड क्या है, ठीक है? शायद आप लोगों तक वो प्रीफिक्स कोड पहुँच गया होगा। जिनके पास नहीं पहुँचा है, आप ग्रुप में देख सकते हैं प्रीफिक्स कोड जो है जेके बोस या सीबीएसई वालों ने जो है उनका, सीबीएसई वालों को प्रीफिक्स कोड की ज़रूरत नहीं होते, और जो जेके बोस वाले हैं उनको प्रीफिक्स कोड ज़रूरी है। अब प्रीफिक्स कोड आप देख लें, आपने अगर 24 में पास आउट किया है तो आपको आगे 24 आएगा, ठीक? अगर आपने 25 में पास की है तो आपको 25 आएगा, ठीक है? ये वाला हो गया आपका प्रीफिक्स कोड। अब इसमें और एक चीज़ है, जो स्टूडेंट लास्ट ईयर पास हुए थे, यानी 24 में पास हुआ था, और वो चाहते हैं कि इस साल में मैं पीएम ट्रिपल एस जो है अवेल करूँ, तो वो भी कर सकते हैं। इसमें आप 24 में पास हुए, 25 में आप जो है ये कर सकते हैं। मगर अब 23 में आप पास हुए हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आप इसमें ध्यान रखें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब थोड़ा बहुत ओटीआर का, क्योंकि ये वाली चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब विदाउट ओटीआर आपका जो है स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ठीक? तो ओटीआर पे डायरेक्ट जाते हैं, ये सारी चीज़ें, आधार कार्ड्स की डिटेल वगैरह सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ओटीआर नंबर और आपका ये सारी चीज़, जब आप ओटीआर करोगे तब आपको एक ओटीआर नंबर मिलेगा। जब आप ओटीआर ही नहीं करोगे तो आपको कैसे ओटीआर मिलेगा? सबसे पहली चीज़ है, आपको जो है अपना क्रोम मोबाइल में या लैपटॉप में आप जो भी चलाते हैं वहाँ पे सर्च करना है आपको एनएसपी, डायरेक्ट ही वो निकल जाएगा, पहला ही लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको लॉगिन नहीं करना, आपको सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि आपने इससे पहले नहीं किया हुआ है। अगर आपने इससे पहले की है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट ने नहीं किया है उनको सबसे पहले रजिस्टर करना है, क्योंकि रजिस्टर जो है बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक? अब इसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको नीचे जो है ये सारे ये 2 आई एग्री द फॉलोइंग को करके आप नेक्स्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट करने के बाद आपको सबसे पहले आप अब इसका गाइडलाइन थोड़ा बहुत पढ़ लें, ठीक है? अभी टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं है, तो फिर गाइडलाइंस में नहीं पढ़ूँगा, तो आप खुद अच्छे से गाइडलाइंस को पढ़ें। फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर आप बता सकते हैं, ठीक है? फिर रजिस्ट्रेशन, आपका मोबाइल नंबर जो है इसमें डालना है। देखो, इसमें भी आपको ओटीपी चाहिए। इट्स मीन कि आपका आधार के साथ जब तक आपका फ़ोन नंबर लिंक नहीं होगा तब तक ओटीपी नहीं आएगा। तो ये एडवाइस है कि आप जो है अपना आधार और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक वगैरह ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक करके रखें। ठीक है? तो इसमें आपको फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। अपना मोबाइल नंबर देके एंटर करके जो ओटीपी आएगा वो देकर आप आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जाएँगे। ठीक है, इसमें आपका अगर आधार है तो आधार, अगर आधार नहीं है तो आप उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे, उसमें आधार नंबर देके, आधार का भी अलग से ओटीपी आता है, ठीक है? वो आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। जब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक होगा तब आएगा, वरना कहाँ से आएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप अंडर एज में हो, अगर आप अंडर एज में हो तो इसमें आपका गार्जियंस का चाहिए, ठीक है? ये चीज़ आप थोड़ा बहुत इसमें पढ़ लें, और इसके बाद आप इसको जो है आई एग्री करने के बाद इसमें ऑप्शन भी आते हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर जो वगैरह सब चीज़ें हैं उसमें अपडेट चेंज कर। अब एक चीज़ है इसमें, ई केवाईसी, ये क्या होता है? अब ये कहाँ से आया, कैसे होते हैं? जो ही आप आई एग्री करोगे तो वहाँ पे आप एक ऑप्शन आएगा ई केवाईसी, वहीं पे क्लिक करोगे तो एक नया जो है आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को मिलेगा। फ़ोन से ही कर सकते हैं, अपना फ़ोन से। तो वहाँ पे आपको अपना फेस दिखाना है, जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग पे हूँ, इसी तरह से आपको फेस दिखानी है। बस वही फेस आपका हो गया ई केवाईसी। अब इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आप इस चीज़ को जो है फिनिश करेंगे, और ये सारी चीज़ें होने के बाद आप अपना जो है स्कॉलरशिप आराम से अच्छे से इसमें अवेल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि
इस स्कीम से जो है आपका जो आप अपने फर्दर जो कॉलेज में जाना चाहते हैं तो वो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। तो जो सारे एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख ले, जहाँ भी आपको जो है समझ नहीं आता है आप पूछ सकते हैं, अपने सीनियर का हेल्प ले, ठीक है? आपके सीनियर हमेशा जो है आपका हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है? तो अपने सीनियर से, अपने जो इससे पहले पास आउट हो चुके हैं या जो इस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें रखनी है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन जब करने जाओगे तो प्लीज़ अपना जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब लेके जाएँ और वहाँ पे छोड़ के नहीं आना है। आपको वहाँ पे छोड़कर नहीं आना है, आपको सिर्फ़ वहाँ पे उसका फ़ोटोकॉपी देके आना है। वो सिर्फ़ देखेगा कि हाँ, ये आपने जो चीज़ें उसमें अपलोड की है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? वहीं पे आप जो सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह सब चीज़ें उसमें कर सकते हैं। फ़ोटो का सबसे मेन चीज़ है कि इसमें आप देख लेना कि साइज़ क्या है। इसमें फिर बाद में दिक्कत करेगा कि मेरा साइज़ वगैरह नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो सकता है। आजकल बहुत सारे ऐप्स आए हुए हैं कि आप अपने साइज़ को रीसाइज़ करके वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि लेस देन 2 एमबी। ये सारी चीज़ें आप करके इस चीज़ को आप कंप्लीट करें। और भी अगर कुछ चीज़ें आपका अगर बचता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आप बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारे बच्चे फ़ायदा ले रहे हैं और आगे भी लेंगे। तो एक चीज़ आपका मेन जो है वो है अंडरटेकिंग, यानी ये वाले अंडरटेकिंग को आपको भरना है क्योंकि फ़िलहाल के लिए अगर आपके पास जो क्या कहते हैं इसमें मार्कशीट वगैरह कुछ अगर नहीं है तो या आपके पास जो अभी डिप्लोमा वगैरह नहीं है तो आप इस अंडरटेकिंग को भर के जो है आप फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि और लास्ट में मैं यही बताऊँगा, ये जो डिटेल्स दी गई है ये आपका फैसिलिटेशन सेंटर है। आपका अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कारगिल में 3 जगहों पे दी हुई है, लेह में भी बहुत सारी जगह दी हुई है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खलसी दी हुई है, नुब्रा में दी है, डिग्री कॉलेज कारगिल है। लास्ट ईयर तो सिर्फ़ कारगिल ही था, इस बार पॉलिटेक्निक कारगिल भी दी है, ठीक है? लेह का भी पॉलिटेक्निक दी हुई है, द्रास में भी दी हुई है और इसी तरह से बहुत सारी जगह जो है जम्मू कश्मीर के बहुत सारी जगहों पर भी फैसिलिटेशन सेंटर है, ठीक है? जिन स्टूडेंट को फिर भी दिक्कत आती है आप इन नंबर पे कॉल करके जो है आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मतलब प्रॉब्लम्स में गुज़र रहे हो और इस वेरिफ़िकेशन के लिए नहीं पहुँच सकते हैं। कुछ सर अच्छे होते हैं, कुछ जो है गाइडेंस बहुत ही नोडल ऑफ़िसर जो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूँगा, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह सब ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप मुझे कर दो और मैं इस सब चीज़ों को वेरीफ़ाई कर दूँगा। ऐसा भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा लास्ट ईयर इससे पहले या हुआ है, ठीक है? तो एज़ एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जिस फ़ील्ड में भी जाओ, चाहे इंजीनियरिंग में जाओ, चाहे आप मेडिकल फ़ील्ड में जाओ, चाहे आप जर्नल कोर्स में जाओ, अब अपना पोटेंशियल पूरा जो है अपनी पढ़ाई पे दें और साथ-साथ अपने नाम के साथ-साथ अपने पूरे लद्दाख का नाम रोशन करने की कोशिश करें, ठीक है? ये वाली स्कीम हम सब के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है? मौज-मस्ती भी ठीक है अपनी जगह मगर ये वाली स्कीम से आप फ़ायदा ले लो क्योंकि कॉलेजेस का फ़ी इतना ज़्यादा है कि हम अफ़ोर्डेबल नहीं कर सकते। 1.5 लाख किसी कॉलेज का जो है 120, 125, 75,000 ऐसे ऐसे है। तो इसमें जो है अगर आप लोगों को कोई और एआईसीटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो इस साल आप लोग अगर एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे दी हुई जेके एडमिशन 2025@actindia.org आप इस पे ईमेल करें और अगर आप लोग फ़ोन नंबर वगैरह चाहते हैं तो शायद आप सब जानते होंगे एक सर है अजीत अंगराल करके जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के कोऑर्डिनेटर है, ठीक है? एआईसीटी का। तो उनको आप व्हाट्सएप पे अपना जो है सारी चीज़ें आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी आती है ये वाली ईमेल एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। गलती से जेके एडमिशन 2024 पे नहीं भेजना या 2023 पे नहीं भेजना क्योंकि आप लोग इस साल के
जो है रजिस्टर हो, तो आपको इसी पे आपका अपना ईमेल, जो भी आपका क्वेरी, जो भी रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड या बाकी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो आप इसमें भेज सकते हैं। कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि जो लास्ट ईयर रजिस्टर किया था, इस साल भी फिर से भरना चाहते हैं। उनको मैं यही कहूँगा कि आप एक बार सिटी विजिट करें, और लास्ट ईयर आपने अगर रजिस्ट्रेशन किए तो जेके एडमिशन 2024 वाले पे जो है आप ईमेल करके लास्ट ईयर का जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएं सिटी की तरफ से, फिर आप नए से भरें, ठीक है। अब मैंडेटरी कुछ चीज़ें हैं, आपका 12 का रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आप जब वहाँ पे दोगे तो ये खुद ब खुद ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो पासिंग ईयर, ये सारी चीज़ें जो भी है आप अच्छे से भरें। और आप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और आप लोगों का जो भी क्वेरी रहता है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो जितने भी क्वेश्चन रहता है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। लास्ट में फिर से एक बार मैं अपनी तरफ से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऑल कारगिल स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली का, खासकर इब्राहिम भाई जो कि प्रेसिडेंट है, और उनके बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हामिद भाई और काजिम भाई जो है हमारे साथ इस काउंसलिंग में जुड़े हुए हैं, इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ चीज़ को जो है इसमें बोलने की जो है टाइमिंग दी है। थैंक यू सो मच। और आपका अगर कुछ क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ आप अपना माइक ऑन करके पूछ लें। थैंक यू सो मच मिस्टर निसार हुसैन बल्ती। आपने पीएमएसएस से जितने रिलेटेड या जो भी इश्यूज है बहुत अच्छे से एड्रेस किया। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने पेशेंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ हमारे साथ बने रहे। जो भी पीएमएसएस रिलेटेड डाउट आप भी बचा हुआ है तो आप हमारे एस्टीमेट स्पीकर्स के साथ शेयर कर सकते हो। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछूं? Yes, Tanzil. Okay. Sure, you can ask. So ये या ओके, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी ये 12 का मार्कशीट नहीं है, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स ये फैसिलिटेड सेंटर्स पे ले जा सकते हो? मेरा ये क्वेश्चन है। सी तंजिल, अब जो वेरिफिकेशन सेंटर पे जाना है उस टाइम पे यू मस्ट हैव विथ यू अमंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपके साथ होना चाहिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। तो बिकॉज आप अकेला नहीं हो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है जिनका 12 का आई मीन शायद सीबीएसई का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, तो इससे रिलेटेड शायद आप लोग वेट कर सकते हैं। अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ खुदा न खास्ता, तो उसके हवाले से वो लोग एक्सटेंड भी करेंगे डेट को। बट वहाँ पे क्या बोलता है, फैसिलिटेशन सेंटर पे जाते समय यू मस्ट हैव योर क्लास 12 मार्कशीट। अगर हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्कशीट ओरिजिनल में हो, क्योंकि जब हम गए थे तब भी ओरिजिनल में नहीं था। जैसे हमारा नहीं होता कि जब जो रिजल्ट थे वो अभी अभी अनाउंस हो गए हो, तो वो हम वर्चुअली डाउनलोड कर देते किसी साइट से, या फॉर एग्जांपल जेके बोस का अगर हो तो जेके बोस से हम सीधा डाउनलोड कर देते, तो दैट विल वर्क, वही काम करेगा। बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, वो काम करेगा। बट अभी आपके पास वो रिजल्ट है नहीं, तो आई थिंक यू हैव टू वेट, अभी वेट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। ओके, नो सर। हमारे हेलो चैट सर। बॉक्स में कुछ हेलो। जी, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में सबसे पहले क्वेश्चन की सिविल इंजीनियरिंग के लिस्ट में जो है पर्टिकुलर मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 70 प्लस रखते हैं, और ये आपका डिपेंड करेगा चॉइस फिलिंग पे, आप चॉइस फिलिंग कैसे करते हो, किस तरह से आप चॉइस फिलिंग करते हैं, उस पे आपका
जो है पूरा डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो लगभग 70 प्लस अगर हो या उससे कम भी हो तो कॉलेज मिल जाता है, मगर वो पूरा डिपेंड करता है आपका 12th के मार्क्स पे। तो मिनिमम मार्क्स कोई यहाँ पे पूछ रहे, तो मिनिमम नहीं है, वो आपके स्ट्रीम पे डिपेंड करते हैं। मैंने पहले भी कहा, अगर आर्ट्स हो तो आपको 80 प्लस चाहिए, और 70 प्लस, सभी में 70 प्लस लगभग चाहिए, ठीक है, कट ऑफ के लिए, क्योंकि 5000 बच्चे हैं और इस साल तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, तो जितना मार्क्स ज़्यादा होगा उतना कट ऑफ और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो दूसरी चीज़ है कि CUET देना ज़रूरी है, नहीं है। नहीं, हाँ, CUET जो है, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको जम्मू के कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना हो, या कश्मीर के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको जो है एडमिशन लेना हो, या वो सारी चीज़ें जो, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना हो तो आपको CUET देना कंपलसरी। अब क्या मुझे CUET के बगैर जो है 12 के बेस पे नहीं मिलेगा ये कॉलेज? क्यों नहीं मिलेगा, मगर वो पूरा डिपेंड करता है आपके 12th के मार्क्स कितना है और कट ऑफ कितना हो रहा है, और जो आपने चॉइस फिलिंग किस तरह की चॉइस फिलिंग की है, वो उस पर पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। हेलो सर, कॉमर्स के लिए PM ट्रिपल एस में कितने मार्क्स चाहिए? हाँ, कॉमर्स के लिए भी वही है, लगभग आपका 70 प्लस जो है सारे चाहिए, क्योंकि कॉमर्स में ऐसे ऐसे कोर्सेज आते हैं जो कि जिनका जो आजकल जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट में। तो उसके हिसाब से आपका लगभग 70 प्लस, यानी 70 प्लस भी हो तो आप उसमें एलिजिबल हो। इससे भी कम हो सकता है, क्योंकि यही क्राइटेरिया रहता है कि आपका मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स कितना हुआ, कि कितने हाई मार्क्स वाले, समझो कि अगर 80 बच्चे हैं, ठीक है, और उनके मार्क्स सबके 80 प्लस कट ऑफ भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अगर अगर कम लोग पढ़ते हैं जिनका कट ऑफ कम हो, तो हो सकता है इसमें कट ऑफ कम है। ये डिपेंड हर साल चेंज होता रहता है, आप कह नहीं सकते कि कितना यही श्योरिटी है कि हाँ भाई 80 ही आएगा, ऐसा नहीं है, श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हर साल चेंज होता रहता है। हाँ सर, अगर किसी को बीटेक करना होगा तो क्या CUET जरूरी है? नहीं, कन्फ्यूजन में नहीं रहे, ठीक है। देखो, सिर्फ जो स्टूडेंट जर्नल कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, या जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट क्लस्टर सेंट्रल जितने भी है, जम्मू कश्मीर, इवन तो मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ ना, अब अगर अभी जाके देखे जम्मू कश्मीर में श्री प्रताप SP कॉलेज में आपको अगर एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आपको CUET देना पड़ेगा भाई। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट ही, आप जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आपको अलीगढ़ का पहले तो आपको अलीगढ़ का खुद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उनके अपने ही वेबसाइट पे। दूसरी चीज़, आपने अगर CUET दी है तब आप एलिजिबल हो। कुछ कॉलेज में ऐसा है, जैसे कि हमारे डिग्री कॉलेज है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए, हमारा कारगिल का डिग्री कॉलेज है, आपको आप जाके डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं ना अपने डिग्री कॉलेज में, क्योंकि वो तो CUET के अंडर आता ही नहीं है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट उसमें चाहिए ही नहीं, तो आप अपने हमारे कॉलेज में डायरेक्टली जाके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बाकी लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज अभी CUET के अंडर आते हैं, जो जर्नल कोर्स। अब इंजीनियरिंग कोर्स वालों को नहीं चाहिए, इंजीनियरिंग कोर्स वालों को कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई हम CUET दे ये वगैरह नहीं, आपको डायरेक्टली आपके 12th के मार्क्स पे, या चाहे आपने JEE दी हो या एडवांस वगैरह क्रैक की हो, तो आप उसमें जो है एलिजिबल है, ठीक है। ओके और सर, एक डिसेंट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स होना चाहिए अगर बीटेक करना होगा तो? इसमें अगर इंजीनियरिंग फील्ड में, यस सर, यस सर। हाँ, वो वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपका जितना 12 का हाई मार्क्स होगा, एक, दूसरा आपने इस कौन जो है चॉइस फिलिंग अच्छे से की है, ये दो मेन है। अगर आपने आपकी ये दोनों जो है अच्छे से हुआ है, तो आपको जो है कॉलेज मिलेगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, देखो, मैंने चॉइस फिलिंग जब मैंने PM ट्रिपल भरा था, तब मैंने 100 प्लस या 100 ही कॉलेजेस मैंने चॉइस की थी, ठीक है, चॉइस फिलिंग में उसमें रखा था, ठीक।
अब जो है मेरा परसेंटेज है 12th में लगभग 70, ठीक? अब 70 में आप खुद देखें कि कौन-सा जो है ब्रांच मिल सकता है, उसमें सिविल भी आ सकता है, मैकेनिकल है, आपका सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल है, डबल ई है, जो भी है सारी चीज़ें। अब मुझे मैंने ऐसा चॉइस फिलिंग किया था कि इसमें जो है 70 होने के बाद मुझे कंप्यूटर साइंस मिला। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ नहीं होता है। अगर 80 भी हो तब भी सीएस नहीं मिलता है। बहुत सारों को 80 प्लस भी हो तब भी सीएस नहीं मिलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि क्या आपका चॉइस फिलिंग वगैरह है और आपका मार्क्स क्या है। अब उस जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? क्या 70% पे आपको सीएस मिलेगा या 60 पे सीएस मिलेगा? वो कॉलेज के क्राइटेरिया पे फिर चला जाता है बाद में, ठीक है? तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं, अच्छे से चॉइस फिलिंग करो और पहले देखो कॉलेज का एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, कॉलेज का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी आप जानना चाहते हैं। अभी नेट पे हर चीज़ें मिलती है, ठीक है? तो नेट का फ़ायदा लें। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, वो कॉलेज का सबसे पहले एनआईआरएफ रैंकिंग चेक करें। इवन दो इंजीनियरिंग में ही नहीं बल्कि बाकी कॉलेज में भी आप एनआईएफ रैंकिंग वगैरह, नेक एक्रेडिटेशन वगैरह आप चेक करें कॉलेज का, फिर तब जाके आप उस कॉलेज को अपने चॉइस फिलिंग के लिस्ट में रख सकते हैं। हाँ सर, आप चॉइस फिलिंग पे भी कोई वीडियो रखता तो अच्छा होता। भाई देख ले, यस, ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने चॉइस फिलिंग के हवाले से। द थिंग इज, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट सॉरी आप लोगों का ये वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है, एक्चुअली दे आर ऑल कंफर्म विद देयर फाइनल एग्ज़ाम और जिस टाइप का भी एग्ज़ाम हो, बट या दिस इज श्योरिटी फ्रॉम आवर साइड कि एट द एवरी मोमेंट जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़े हम हमेशा से काउंसलिंग सेशन करते रहेंगे। जो चॉइस फिलिंग की आपने बात करी है, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे साइट्स पर आपको उस हवाले से मिल जाएंगे, यूट्यूब या जो भी सोर्स आप हवाले करते हो, लेकिन हमारे जो इंटरेक्टिव सेशन के सहारे से अगर आप उसका फ़ायदा लेना चाहते हो तो डेफिनेटली वी विल ऑर्गेनाइज इन द अपकमिंग डेज इंशाल्लाह। लेकिन दरे इस प्रोग्राम में हमने इसलिए नहीं रखा था बिकॉज अभी का जो प्रोसीजर है वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह से चाहे सीओटी की बात करें या पीएम ट्रिपल एस की बात करें, इतनी ज़्यादा जो टाइमिंग दिया गया है ना कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के बीच में, वो आप लोगों के पास एक ऐसा वक्फा है, एक ऐसा टाइम है जिसमें आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, जिस कोर्स को टारगेट कर रहे हो, उस कोर्स से रिलेटेड उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके चेक करें कि मैं अपने हिसाब से कौन से कॉलेज को आगे रखूंगा, कौन में, ठीक है, उसमें आप ये एग्री कर सकते हैं। बाकी आई जस्ट वांट टू ऐड सम पॉइंट्स। कानिसार साहब ने जो बोला, सीयूईटी इज मीन टू कंपलसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ही है, ठीक है। हमारा जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, उसमें दोनों फेजेस होता है, विद सीयूटी और नॉन सीयूटी दोनों होते हैं, ठीक है। Sorry, Mr. Hamid Ali Karari. यस काजमी भाई, We have limited time, 9:30 तक हमारा लिमिटेड टाइम है, तो प्लीज ब्रीफली एक्सप्लेन करें हर चीज को। सॉरी काजमी साहब, तो हाँ यही कहना चाहूँगा बिकॉज हमारा शायद ये ड्यूरेशन भी बहुत लिमिट बनाए गए थे, तो यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड अपना मोटिव अभी से बना के रखिएगा कि कौन सा कोर्स में जाना है। बट अकॉर्डिंग टू माइंड, कानिसार साहब ने बोला एब्सोल्युटली आपका मेरिट मैटर करता है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि आप यहाँ कम मार्क्स होता तो यार इस मिसोर दृष्टि आप बिल्कुल आप कर सकते हो, क्या बोलता है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, बट काउंटर करेगा कि आपका कोर्स क्या है, आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है, दिस आल्सो मैटर अ लॉट। बाकी बस बिकॉज हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो मैं इसी पर अपना बात खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। Once again, thank you so much, Mr. निस्सर हुसैन बल्ती और Mr. हामिद अली कर्रारी और सभी पार्टिसिपेंट्स का, आप हमारे साथ बने रहें। और एट लास्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट सज्जाद हुसैन को फॉर द वर्ड्स ऑफ थैंक्स के लिए। मिस्टर सज्जाद हुसैन, और एक रिक्वेस्ट है, आप भी कुछ डाउट्स है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्यूरीज पूछ सकते हो, वहाँ पे सीनियर्स है
थैंक यू सो मच मिस्टर निसार हुसैन। सजाद हुसैन से रिक्वेस्ट करूंगा फॉर द वर्ड्स ऑफ थैंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुले। सबसे पहले मैं आज के हमारे इस प्रोग्राम के दोनों गेस्ट स्पीकर्स बरादर हामिद करारी और कानिसार बल्ती का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज के हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और उसके बाद आप तमाम लोगों का भी कि आप लोगों ने एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाई। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जो भी आपकी क्वायरीज है, जो आपकी क्वेश्चंस है वो रिजॉल्व हो गए होंगे। और स्टिल आपके पास अभी कोई क्वायरी रहती है या आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो हमारा जो अक्सद का हेल्पलाइन डेस्क है व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वायरीज है, जो भी क्वेश्चंस है वो हमारे सीनियर्स हमेशा रिजॉल्व करने के लिए तैयार रहेंगे। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जैसे कि हमने अभी बात की, जैसे चॉइस फिलिंग को लेकर और एक स्पेसिफिक वेबिनार्स क्रिएट करना, तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि इन फ्यूचर हम जैसे या अपकमिंग पीएम ट्रिपल एस को लेकर या सीयूटी को लेकर और भी जो रिलेटेड गाइडेंस और असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे हमारे सीनियर मेंबर के थ्रू, हमारे पीएचडी स्कॉलर्स के थ्रू और हमारे जो भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली में उनके थ्रू। और स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम आती है एडमिशन के बाद वो सारे स्टूडेंट्स को ये आती है कि उनको एकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है कि आप एक नई इन्वायरमेंट में आ रहे हो, नई सोसाइटी में आ रहे हो, अपने घर से दूर आ रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है हमें भी हुआ था। और तो इसलिए हम आपको पूरा वो देना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी एकोमोडेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है आपके एडमिशन के टाइम पे कि आप दिल्ली में आए और आपको मतलब एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, तो आप फ्रीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो एडवाइजरी मतलब हमारे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनके फ़ोन नंबर्स या कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मिल जाएंगे और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पर मिल जाएगी। तो आप हमसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वायरीज रहेगी हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ में फिर एक बार आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाई और इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स हम फिर से इन फ्यूचर लेके आएंगे। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।